हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम विनीता वर्मा फ्रॉम टारगेट टीजीटी होम साइंस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए हमारा मॉडल पेपर भी नहीं मिल पा रहा था आप लोगों को। तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 125 जो भी हमारे प्रश्नों की सीरीज है या मॉडल पेपर है उसको। आइए डिस्कशन करते हैं हम सारे प्रश्नों को टॉपिक वाइज। इसमें पांचों ब्रांच हमने जो है शामिल किए हैं और हेल्थ साइंस को इसमें हमने नहीं जोड़ा है क्योंकि अभी जो है हमारी आज ही हेल्थ साइंस की क्लास थी। 4 क्लास हमने बताया था कि 4 क्लास में आपको हेल्थ साइंस कंप्लीट करा देंगे और फिर बस 1-2 दिन में आपको हेल्थ साइंस की मैराथन क्लास मिल जाएगी और उसमें जो है पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उठाएंगे और जो है सारी प्रश्नों को आपको रिवाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। टॉपिक वाइज हम हेल्थ साइंस पढ़ेंगे मैराथन क्लास में। और आज जो भी मॉडल पेपर है 125 का, इसमें हमने इसीलिए नहीं जोड़ा है। तो चलिए, और बाकी सारे हम आज हम क्या क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे न्यूट्रिशन साइंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, टेक्सटाइल, होम मैनेजमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, बाल विकास, इसके बारे में सारा देखेंगे और इसमें सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आज के मॉडल पेपर से, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलेंगे या हल करते चलेंगे। इस तरह से आप अपनी जो है तैयारी को और बेस्ट करिए क्योंकि जो है त्योहारों का सीजन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टाइम निकाल करके हमको अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहना है। नहीं तो फिर क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा जरा सा भी ढील देंगे तो समस्या आ जाएगी। पिछला जो किए हैं वो सब व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए चलिए, ना टाइम वेस्ट करते हुए हम आते हैं अपनी 125 क्वेश्चन की सीरीज पे। तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि कौन सा विटामिन कोलेस्ट्रॉल से संश्लेषित होता है ना। हमारा विटामिन कौन सा है जो कोलेस्ट्रॉल से संश्लेषित है? हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, किस प्रकार का अमीनो एसिड केवल भोजन से प्राप्त होता है और शरीर में नहीं बनता? देखिए हमारे जो है अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20, 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक। और जो आवश्यक होते हैं हमने आप थ्योरी में पढ़ा भी है, विटामिन की पूरी लिस्ट में हमारी वीडियो पड़ी हुई है। जो भी आवश्यक विटामिन होते हैं उनको हमको बाहर से लेना पड़ता है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसी तरह से थ्योरी जब पढ़ेंगे तो हमारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। क्या है हमारे ऑप्शन, क्या कह रहे हैं? आवश्यक अमीनो एसिड, गैर आवश्यक अमीनो एसिड, आंशिक जो है आवश्यक अमीनो एसिड, अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आवश्यक अमीनो एसिड, है ना, ये हमारा हो जाएगा आंसर। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ग्लूकोज की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितनी है या जीआई वैल्यू कितनी है? तो इसको हम देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन क्या है? 50, 100, 75, 25। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 100, है ना, ये हमारी ग्लूकोज की जीआई वैल्यू होती है। फिर अगला देख लेते हैं, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक कौन सा विटामिन है? यानी कि कौन सा विटामिन कैल्शियम के जो है अवशोषण में सहायक है, ये चीज देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विटामिन डी, यही जो है कैल्शियम के जो है अवशोषण में सहायक है। और जानते हैं ना कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। रिक्टेस हो जाता है और बोलेग, ये सारी चीजें हो जाती हैं। आस्टोपोरोसिस हो जाता है, आस्ट्रोमलेशिया हो जाता है ना। आस्ट्रोमलेशिया जैसे कि रिक्टेस होता है जो आपको देखने को मिलेगा बच्चों में, और जो आस्ट्रोमलेशिया है वो आपको देखने को मिलेगा वयस्कों में, और जो आस्ट्रोपोरोसिस है वो वृद्धों में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, खट खट की आवाज तरह के आता है और हड्डियों में छेद की तरह होता है। इसलिए विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है और ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। फिर है हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये इसको देखते हैं। क्या पूछ रहा है, पाचन की प्रक्रिया में पाचक एंजाइमों का कौन सा स्तर भोजन के प्रोटीन को पचाता है? हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं, आइए इनको पर एक नजर डालते हैं। एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पेप्सिन, है ना। ये जो है पेप्सिन क्या होता है, ये
पाचक जो है प्रक्रिया में जो है पाचक एंजाइम जितने भी होते हैं उनमें जो है पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम फाइबर पाया जाता है ना, उच्चतम फाइबर किसमें पाया जाता है। तो ये देख लेते हैं, हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सफेद चावल, जई, मीठे आलू, आलू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जई है ना, जई कह सकते हैं, या जैसे गोजई होता है जिसे सत्तू वगैरह बनाया जाता है। गेहूं में जो है आपको ये मिल जाएगी जिसमें बहुत ज्यादा रेसे टाइप में होते हैं, तो ये जो है इसमें फाइबर होता है इस जई में। इस जई के आटे की जो है क्या गेहूं में मिला करके रोटियां भी बढ़िया बनती हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। फिर अगला प्रश्न है, किस एंजाइम का कार्य मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाचन में होता है। यानी कि कौन सा जो है, सीधे सीधे समझिए कि कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक है। तो ऑप्शन हमारे क्या है, पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी एमाइलेज है ना, एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक है। फिर अगला है, शरीर में पानी की कुल मात्रा का प्रतिशत कितना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ सरल सरल प्रश्न बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑप्शन हमारा, और ये इसका आंसर भी हम एज ए अकॉर्डिंग मतलब जो भी ऑप्शन होंगे उस अकॉर्डिंग देंगे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या है, 50%, 60%, 70%, 80%। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी 60%। फिर अगला प्रश्न है, पाचन की क्रिया में कौन सा अंग सबसे अधिक पानी अवशोषण करता है। तो इसको देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे हैं पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बड़ी आंत है ना, ये जो है सबसे ज्यादा पानी को अवशोषित करती है। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन बी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन बी इसमें जो है क्या पाया जाता है, साइनोकोबाल्मिन, जिसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है ना। तो देख लेते हैं क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अनाज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मांस। इसमें विटामिन बी 12 का मुख्य स्रोत पाया तो ये हरी पत्तेदार सब्जियों में भी जाता है, लेकिन मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, मुख्य पूछा गया है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मांस। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को जो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में विघटित करता है। तो हमारे ऑप्शन क्या है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइपेज। ये जो लाइपेज है ये क्या करता है, ये हमारी जो है वसा को जो है ग्लिसरील और फैटी एसिड में विघटित कर देता है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए प्रसिद्ध है। तो एंटीऑक्सीडेंट में कौन सा विटामिन होता है, तो देख लेते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये जो है विटामिन ई है ना, ये जो है एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर है। फिर अगला प्रश्न है, भोजन में ऊर्जा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारे हैं ग्राम, कैलोरी, किलोवाट, जूल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कैलोरी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, शरीर में प्रमुख रूप से ग्लूकोज कहाँ संग्रहित होता है। तो ऑप्शन हमारे हैं यकृत, मांसपेशियां, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए यकृत है ना, यकृत में हमारा क्या होता है, तो इसमें जो है ग्लूकोज संग्रहित हो जाता है। और यही ग्लूकोज जब हम कह सकते हैं उपवास रखते हैं या व्रत रहते हैं या मतलब अन्य जो है चीज़, जैसे हम कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, तो अगर जब वो हमारी क्या होता है एनर्जी कह सकते हैं, वैसा जब हमारे शरीर में समाप्त होने लगती है तो यही जो है फिर से एनर्जी देने लगती है, यहाँ से एनर्जी मिलने लगता है और ये अपना मुख्य कार्य छोड़ करके शरीर को एनर्जी देने का कार्य करने लगता है। फिर अगला है, कौन सा पोषक तत्व मोटा वाली प्रक्रियाओं में सहायक है। ऑप्शन हमारे हैं विटामिन, खनिज, प्रोटीन, जल। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विटामिन। ये जो है विटामिन क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो है कोई चीज मतलब हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, बस क्या करता है हमारी मेटाबॉलिज्म सिस्टम में जो है सहायता करता है, चयापचय दर हो गया और अन्य चीजों में सहायक है। फिर अगला है, शरीर में आयरन का अवशोषण किस अंग में होता है। तो आयरन का अवशोषण किस अंग में होता है, चलिए ये देख लेते हैं। ये कुछ आज
मिस्टेक हो गई है, तो हर पेज पे ये मॉडल पेपर सीन हो रहा है आपको। इसकी दिक्कत के लिए हम सॉरी बोल रहे हैं आप लोगों को। कुछ जो भी चीजें हैं आप लोग प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। ऑप्शन हमारे हैं पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, गुर्दा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छोटी आंत। ये क्या है? ये जो है शरीर में आयरन का अवशोषण हमारी छोटी आंत में होता है। फिर अगला है हड्डियों की मजबूती के लिए किस मिनरल की आवश्यकता होती है? हमारे ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्शियम, है ना। अभी हमने बताया कि कैल्शियम और जो है फास्फोरस भी जो है हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। अगला है विटामिन बी 6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। स्कर्वी, पेलाग्रा, एनीमिया, रिक्टस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो गया। फिर पेलाग्रा होता है हमारा विटामिन बी की कमी से। एनीमिया और रिक्टस होता है, ये भी हमने भी बताया आपको, विटामिन डी की कमी से, है ना। तो एनीमिया बचा है। अगर मान लीजिए ऐसे नहीं भी आपको पता होता, क्योंकि अधिकतर पढ़ते हैं विटामिन बी 9, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, है ना, साइनोकोबाल्मिन, तो इनसे होता है। लेकिन अन्य हमको पता है कि स्कर्वी सी से होता है, पेलाग्रा बी से होता है और रिक्टस डी से होता है। तो बचता है हमारे पास एक ये जो है आंसर सी, एनीमिया, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। फिर अगला प्रश्न है प्रोटीन की संरचना में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हमारा कौन सा है? ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा जो है पाया जाने वाला तत्व है प्रोटीन की संरचना में। फिर अगला है प्रश्न सेलेनियम का मुख्य कार्य क्या है? सॉरी, रक्त का जमाव करना या कह सकते हैं थक्का बनना, कोशिका सुरक्षा, हड्डियों की मजबूती, मांसपेशी शक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोशिका सुरक्षा, है ना। कोशिका सुरक्षा में हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेलेनियम। इसका मुख्य कार्य ही यही है, कोशिका की सुरक्षा करना। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाता है? यानी कि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाता है और नियंत्रित क्या रखता है? तो ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि इंसुलिन, है ना। ये क्या करता है? ये स्तर को नियंत्रित करता है। बढ़ाता कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागान, एड्रेनालाइन, थायरॉक्सिन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंसुलिन तो कट ही गया क्योंकि ये नियंत्रित करता है। एक मिनट। फिर फिर क्या है हमारे पास? ग्लूकागान, एड्रेनालाइन, थायरॉक्सिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकागान। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, यकृत में विटामिन ए किस रूप में संग्रहित होता है? हमारे ऑप्शन है रेटिनाल, रेटिनल, फिर है कैरोटीन, फिर है रेटिनोइक एसिड। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल के रूप में संग्रहित होता है ना। और ये दो तरह से प्राप्त करते हैं, एक कैरोटीन से और एक कैरोटीन हो गया और बीटा कैरोटीन, और ये रेटिनॉल दो तरह से होता है। फिर देखते हैं अगला है प्रोबायोटिक्स का कार्य क्या है ना। पाचन में सुधार, विटामिन उत्पादन, रक्तचाप कम करना, कैल्शियम अवशोषण बढ़ाना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पाचन में सुधार। फिर अगला प्रश्न क्या है? देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ते चलिए, ठीक है। विटामिन ए, फिर है विटामिन सी, फिर है विटामिन बी 6, फिर है विटामिन के। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक है? तो हो जाएगा विटामिन बी 6। ठीक है, अगला प्रश्न है दूध में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है? ऑप्शन हमारे हैं फ्रेक्टोज, कोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लैक्टोज। ये लैक्टोज जो है हमारी दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। फिर अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन हमारे हैं एडेनोसिन,
मोनोफॉस्फेट एएमपी, फिर है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, फिर है ग्लाइकोजन, फिर है ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। और यही जो है ऊर्जा में उत्पादित करता है या बदल देता है। फिर अगला प्रश्न है, हृदय की मांसपेशियों में विशेष जंक्शन को क्या कहते हैं जो कोशिकाओं को जोड़ती हैं? ऑप्शन हमारे हैं साइनोसिन, फिर है इंटरकलेक्शन डिस्क, फिर है माइट्रोकांडिया, फिर है गोल्जी बॉडी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इंटर कलेक्शन डिस्क। फिर अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो ऑप्शन है फाइब्रोनोजिन, ग्लोब्यूलिन, फिर है एल्ब्यूमिन, फिर है हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंग का जो है मुख्यतः पित्त का उत्पादन होता है ना, यानी कि पित्तरस का उत्पादन कहाँ पर होता है? ऑप्शन हमारे यकृत, गुर्दा, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए यकृत। यकृत, लीवर, जिगर, है ना, यहाँ पर पित्तरस का निर्माण होता है। क्योंकि कंफ्यूज जाते हैं कि पित्ताशय ऑप्शन में, तो बच्चे सोचने लगते हैं कि पित्ताशय है तो यहीं पर पित्तरस, लेकिन नहीं, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। फिर है मस्तिष्क में पाइनियल ग्लैंड किस हार्मोन का निर्माण करती है, यानी कि ग्रंथि है ना, पाइनियल ग्रंथि किस हार्मोन का जो है निर्माण करती है? हम ऑप्शन देख लेते हैं, मेलाटोनिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेलाटोनिन। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस एंजाइम का मुख्य कार्य जो है वसा का पाचन करना है? तो ऑप्शन हमारे ट्रिप्सिन, लाइपेज, माइलेज, पेप्सिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइपेज। फिर अगला प्रश्न है, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल, है ना, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन हमारे हैं 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 120 दिन। अगला है, एंटीबॉडी का उत्पादन किस प्रकार की कोशिका करती है? ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, टी सेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मा सेल। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कोई दिक्कत कहीं से अगर आ रही होगी तो आप जब पढ़ेंगे इसको तब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ पे क्या सुधार करने वाला है, तो हम उस पर जरूर गौर करेंगे। फिर है, हेम किस तत्व से मिलकर बना है जो कि हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लोहा या आयरन। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, हमारे मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन दर नियंत्रित होती है ना? अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है मस्तिष्क में क्या होता है जो श्वसन दर नियंत्रित होती है, तो वो कहाँ पर होती है? ठीक है। ऑप्शन हमारे क्या कह रहे हैं, थाइलेमस, मस्तिष्क व्रत, पास, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लांगेटा में। ठीक है, यहीं पर श्वसन दर नियंत्रित होती है। अगला है थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, थायराइड ग्रंथि किस तत्व के बिना जो है हार्मोन नहीं बना सकती? ठीक है, ये चीज है। तो इसको आइए हम देख लेते हैं, ऑप्शन डालते हैं एक नजर। क्या कह रहे हैं, लोहा, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आयोडीन। ठीक है, ये थायराइड ग्रंथि से जो है में इसका निर्माण होता है, और ये आयोडीन डिफिशियंसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। मतलब क्वांटिटी इसकी बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आवश्यक ये हमारा मिनरल्स है आयोडीन। फिर इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है ना, ग्वाइटर, या कह सकते हैं कि घेंघा रोग हो जाता है। ये देख लेते हैं, ये है ना, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है और ये थायराइड ग्रंथि में बनता है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, आंतों में शर्करा का अवशोषण किस प्रकार की कोशिका द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है गोबलेट कोशिका, एंट्रोसाइट, कुप्फर कोशिका, डेंड्राइटिक कोशिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एंट्रोसाइट। ठीक है, एंट्रोसाइट कोशिकाओं के द्वारा जो है आंतों में शर्करा का अवशोषण किया जाता है।
फिर है इंसुलिन किस अंग में बनता है। तो ये जो है हमारा देख लेते हैं ऑप्शन कि इंसुलिन कहाँ बनता है, इसका निर्माण कहाँ होता है। अभी हमने बताया था कि इंसुलिन क्या करता है, रक्त में जो है क्या करता है, शर्करा की मात्रा को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये गुर्दा, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय पेनक्रियाज में इंसुलिन बनता है। यहीं पर जो अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं, तो उसी से जो है इंसुलिन हमारा निकलता है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है। तो ये इसको देखते हैं। ऑप्शन हमारे क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, फिर है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, फिर है ऑक्सीजनेटेड ग्लाइकोलिसिस, फिर है अपचयन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक मिनट, ऑप्शन बी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न, हृदय का साइनोट्रियल नोड किस प्रकार के ऊतकों से बना होता है। ऑप्शन हमारे हैं तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, फिर है मांसपेशी ऊतक, फिर है उपास्थि ऊतक। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मांसपेशी ऊतक। फिर है अगला प्रश्न, न्यूरॉन्स के बीच सूचना का संचरण किसके माध्यम से होता है। विद्युत संकेत, रासायनिक संचारक, ए और बी दोनों हो जाएंगे ऑप्शन सी में, फिर है केवल रासायनिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, है ना। विद्युत संकेत और रासायनिक संचारक, इन दोनों के जो है बीच सूचना का संचरण होता है हमारे नर्वस सिस्टम में। फिर है किडनी के नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन प्रक्रिया किस भाग में होती है। ऑप्शन हमारे हैं ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले, फिर है डिस्टल ट्यूबल, फिर है प्रॉक्सिमल ट्यूबरल। तो ये देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ग्लोमेरुलस, है ना। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, लीवर में कौन सा एंजाइम टॉक्सिक अमोनिया में जो है यूरिया को बदलता है। तो ये भी देख लेते हैं, हमारे ऑप्शन हैं यूरिएज, एमाइलेज, आर्निथिन, कार्बियोमाइल जो है ट्रांसफरेज, फिर है ट्रिप्सिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्निथिन कार्बियोमाइल ट्रांसफरेज, है ना। ये हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, टॉक्सिक अमोनिया को जो है यूरिया में बदलता है। फिर अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, देख लेते हैं जरा। ऑप्शन हमारे क्या हैं, कार्बन हीमोग्लोबिन, फिर है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, फिर सी है हीमो कार्बोनेट, फिर अगला है हाइड्रो हीमोग्लोबिन, है ना। ये जो बार बार ये टारगेट टीजीटी होम साइंस बार बार मेंशन हो गया है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक मिनट, कि जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो क्या करता है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बनने वाला यौगिक, तो ये जो है क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, कैल्शियम होम्योस्टेसिस किस हार्मोन की जो है मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन हमारे हैं पैराथायराइड हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनालाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पैराथायराइड हार्मोन। फिर अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आइए देख लेते हैं अपने हम ऑप्शन, हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, वाष्पीकरण, विसरण, शोषण, निस्सारण। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, विसरण,
है ना, विसरण द्वारा जो है क्या होता है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। इस प्रक्रिया को विसरण प्रक्रिया कहते हैं। फिर है साइनोवियल फ्लूइड किस संरचना में पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। यकृत, हड्डियों के जोड़, गुर्दे, हृदय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन बी, हड्डियों के जोड़, है ना। हड्डियों के जोड़ में हम साइनोवियल फ्लूइड्स प्राप्त करते हैं या उसमें पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेन बैरियर का निर्माण किस प्रकार के सेल्स द्वारा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोड्रोसाइट्स, फिर है माइक्रोग्लिया, फिर है न्यूरॉन्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एस्ट्रोसाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, मस्तिष्क में भावनाओं को नियंत्रित करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। यानी कि जो हमारा ब्रेन है वहां पर जो हम फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं, है ना, तो क्या नियंत्रित करता है उसको। ऑप्शन हमारे हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, फिर है लिम्बिक सिस्टम, फिर हमारे ऑप्शन है ओसिपिटल लोह, फिर है टेम्पोरल लोह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिम्बिक सिस्टम, है ना, ये जो है भावनाओं को नियंत्रित करता है, लिम्बिक सिस्टम। फिर अगला प्रश्न है, हृदय की रंध्र वाल्व को खोलने और बंद करने का कार्य किस दबाव से नियंत्रित होता है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वायुमंडलीय दबाव, रक्तचाप, ऑक्सीजन का दबाव, मांसपेशी दबाव। तो हमारे ऑप्शन ये हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रक्तचाप। ये जो रक्तचाप है ना, हृदय की जो रंध्र है या वाल्व को खोलने और बंद करने का कार्य होता है और इससे दबाव नियंत्रित होता है। पंप की तरह एक समझ लीजिए कि हृदय में कार्य करता है और यही जो है दबाव को नियंत्रित करता है। फिर अगला प्रश्न है, टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्सटेंशन एजुकेशन। तो उसका पहला प्रश्न है, ग्रामीण प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या है। सारे टॉपिक से हमने 25-25 प्रश्न बनाए। इस तरह से आपके 5 टॉपिक से 125 प्रश्न हो गए। तो देख लेते हैं, ग्रामीण प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या है। शहरी जीवन शैली को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को जो है बिना सामाजिक परिवर्तन, फिर है ग्रामीण समुदायों के समय समग्र विकास का, फिर है केवल कृषि का विकास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, ग्रामीण समुदायों में समग्र विकास। फिर अगला प्रश्न है, प्रसार कार्य में ट्रिंकल डाउन थ्योरी किस सिद्धांत का अनुसरण करती है। ऑप्शन ए, नवाचार प्रसार, फिर है समुदाय भागीदारी, फिर है शहरी ग्रामीण विभाजन, फिर है आधुनिकीकरण सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवाचार प्रसार। फिर अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का पहला चरण क्या होता है। समस्या की पहचान करना, योजना बनाना, प्रचार सामग्री का विकास करना, फिर है निष्पादन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, समस्या की पहचान करना। भाई जब समस्या की पहचान कर लेंगे तभी उसके हम निराकरण के लिए उपाय ढूंढेंगे, फिर सही उपाय ढूंढेंगे, है ना, ये सारी चीजें हैं। फिर अगला प्रश्न है, नवाचार के प्रसार में अर्ली मॉनिटरी समूह का प्रतिशत कितना माना जाता है। ऑप्शन है 2.5%, 13.5%, फिर है 34%, फिर है 50%। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 13.5% है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, प्रसार के किस मॉडल में डेमोन्स्ट्रेल प्लांट का प्रयोग होता है। ऑप्शन हम अपने देख लेते हैं, डिस्मिनेशनल मॉडल, फिर है टी और वी मॉडल, फिर है ह्यूमन रिलेशंस मॉडल, फिर है फील्ड ट्रिप मॉडल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, टी और वी मॉडल, है ना। टी और वी मॉडल का क्या मतलब होता है ये भी हम देखेंगे आगे प्रश्न में।
प्रसार के माध्यम से किन्हें मुख्य रूप से शिक्षित किया जाता है? तो ऑप्शन हमारे हैं व्यापारी, ग्रामीण समुदाय, छात्र, वैज्ञानिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण समुदाय। देखिए हम जानते हैं कि प्रसार शिक्षा हमारी मुख्य जो है किसके लिए बनाई गई है? तो ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए और उनके विकास के लिए, कि ग्रामीण लोग किस प्रकार से अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएं, किस प्रकार से उनके जीवन में और ज़्यादा सुधार लाया जा सके। तो इसलिए प्रसार शिक्षा का जो है किसको शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है? तो हो जाएगा ग्रामीण समुदाय को। फिर अगला है हाउ टू टीच का सिद्धांत किसके द्वारा प्रसिद्ध किया गया? ये मतलब कैसे सिखाया जाए, हाउ टू टीच। तो ऑप्शन है कॉल्स, रॉजर्स, स्टीफन, मॉस्कोविच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टीफंस। फिर अगला प्रश्न है प्रसार में परिवर्तन के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है मानसिकता, आदतें और आचरण, फिर है ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार, फिर है शिक्षा, पेशा और सामाजिकता, फिर है संचार, नीति और प्रबंधन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार, है ना। ये 3 स्तर परिवर्तन के होते हैं। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ग्रामीण विकास में साइमन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो यह है संज्ञानात्मक मॉडल, निर्णयात्मक मॉडल, समस्या समाधान मॉडल, जानकारी अनुप्रयोग मॉडल, है ना। ये हमारे सारे मॉडल हैं। तो प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है? ग्रामीण विकास में साइमन मॉडल किस प्रकार का मॉडल है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निर्णयात्मक मॉडल, है ना। ये सही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? हाइटियन मॉडल किस देश में प्रसार शिक्षा के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन है हमारे भारत, हाइती, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाइती, है ना। यह हाइती जो है इस देश में जो है क्या होता है, प्रसार शिक्षा के लिए इस हाइती मॉडल का प्रयोग किया जाता है। हम देख लेते हैं फिर अगला प्रश्न, प्रसार कार्यक्रम में कौन सा सिद्धांत को रोगर्स ने विस्तृत रूप में बताया, है ना। रोगर्स लिखा है, रोजर्स हो जाता है कि किसने बताया है? तो निर्णय सिद्धांत, नवाचार प्रसार सिद्धांत, भूमिका सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत। तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा नवाचार प्रसार का सिद्धांत, है ना। नवाचार का जो प्रसार सिद्धांत है इसको रोजर्स ने विस्तृत रूप में बताया है और ये इम्पॉर्टेंट है आपका, कहीं ना कहीं आप नोट करते चलिएगा जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट। टी और वी कार्यक्रम में टी और वी का अभी हमने ऊपर बताया था कि आगे हम देखेंगे कि टी और वी का मतलब क्या है ना। तो टी और वी का कार्यक्रम में टी और वी का क्या अर्थ है? ट्रेडिशनल एंड वॉलेंट्री, फिर है ट्रेनिंग एंड विजिट, फिर है टेक्निकल एंड वैल्यू, फिर है टारगेटेड एंड वैल्यू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रेनिंग एंड विजिट, है ना। टी और वी का मतलब ट्रेनिंग एंड विजिट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस प्रसार प्रणाली में मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए हम देखते हैं, हार्वेस्टिंग सिस्टम, फिर है मैनेजमेंट सिस्टम, फिर है टी और वी सिस्टम, फिर है डिफ्यूजन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देख लेते हैं, डी, डिफ्यूजन सिस्टम, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, प्रसार एजेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रसार एजेंट का मुख्य कार्य क्या होगा हमारे लिए? वैज्ञानिक अनुसंधान करना, फिर है शिक्षण संस्थान में कार्य करना, फिर है समुदाय को शिक्षा प्रदान करना, फिर है कानून को लागू करना। तो प्रसार एजेंट आपके लिए मुख्य कार्य क्या करता है? आप ये जानते हैं कि उसका ये जो है वैज्ञानिक अनुसंधान करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। शिक्षा संस्थानों में कार्य करना, ये भी नहीं होगा। वो जो शिक्षा संस्थान होते हैं, शिक्षण संस्थान, वहां पर एक अध्यापक कार्य करता है। कानून लागू करना, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि वो कानून लागू नहीं करता। तो जो प्रसार एजेंट है या प्रसार कार्य करता है वो क्या कार्य करता है? आपका बचता है एक ऑप्शन, समुदाय को शिक्षा प्रदान करना। उस समुदाय को जो है किसी भी प्रकार से उसकी कोई भी जो है स्टेप हो सकते हैं कि कोई भी विधि हो सकती है, तो इस तरह से क्या होगा, ग्रामीण लोगों में
प्रचार प्रसार करेगा और अपनी बातों को फैलाएगा कि ये चीजें करनी है। ये सारी चीजें, ये प्रसार एजेंट का मुख्य कार्य होता है। फिर अगला है प्रसार कार्यक्रम में डेमॉन्स्ट्रेशन का क्या महत्व है। तो ये इसको देख लेते हैं। प्रसार शिक्षा का प्रचार करना, वैज्ञानिक प्रयोग करना, वास्तविक परिस्थितियों में सीखना, आर्थिक विकास करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक परिस्थितियों में सीखना, है ना। प्रसार कार्यक्रम में डेमॉन्स्ट्रेशन का महत्व यही कि वास्तविक परिस्थितियों में सीखना, यानी कि जो है प्रसार शिक्षा का एक मतलब ये भी है कि डूइंग विद लर्निंग, सीइंग विद लर्निंग, है ना। हम करके देखें, करके सीखते हैं, और जो व्यक्ति जैसा है, जिस स्थिति में है